अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल पर खुशामदीद। आज न्यू बुक केमिस्ट्री क्लास 9 2021 उसके हवाले से जो एक्सरसाइज के सवालात हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पहले सेक्शन ए में MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस की गई हैं 10, वो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें यहाँ सेक्शन ए में जो पहला एक्सरसाइज का पहला सेक्शन ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, वो ये है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हाइड्रोकार्बन्स को डील करती है वो कौन सी है। इन चार ऑप्शंस होंगे, चार में से कोई एक ऑप्शन सही होगा जिसको टिक करना है अपने। क्या वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, क्या वो इनऑर्गेनिक है, या ऑर्गेनिक है, या फिज़िकल है। तो याद रखिएगा जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, इसका ताल्लुक़ तो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से होता है। किससे होता है? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनमें रोन में होने वाली तब्दीलियाँ, वो हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़, तवज्जो रहे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंड द चेंजेस, उनमें जो तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं और वो लॉज जिनके तहत ये चेंज वाक़ई होते हैं वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक़ उस स्टडी से है जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व करती है। यानी केमिकल प्रोसेस, जब भी आप कोई सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, कैसे तैयार किए जाते हैं, और उसकी कॉम्पोजिशन क्या होगी। मिसाल के तौर पर सीमेंट की अगर हम बात करें, गिलास की बात करें, सीमेंट हो गया, गिलास हो गया, टायर्स वगैरह हो गए, रबर्स हो गई, तो ये सारा का सारा जो मामला है वो किस में आएगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन सबको मैन्युफैक्चर किया जाता है केमिकल प्रोसेस के तहत। तो ये डील करती है किसको? केमिकल प्रोसेस को डील कर रही होती है। किसी भी सब्सटेंस, किसी भी शे को मैन्युफैक्चर करने में जो केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। रह गया मसला अब किसका? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस पर भी बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ताल्लुक़ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अलावा, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के अलावा जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है बराह रास्त, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स को इन्वेस्टिगेट करना, उनकी कॉम्पोजिशन को इन्वेस्टिगेट करना, वो सारा कुछ किस में आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है। इसमें भी कार्बन भी आते हैं, हाइड्रोजन भी आते हैं, लेकिन स्पेशली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, जानदार अशिया से हासिल होते हैं, उन्हें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनाते। याद रखिएगा। इज़ दैट क्लियर? तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ताल्लुक़ तमाम ऑल एलिमेंट्स की स्टडी से है एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसमें तमाम एलिमेंट्स हम स्टडी करते हैं। किसके अलावा? एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का मतलब क्या है? जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हों। फिर बची हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि हमारा जवाब क्या होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स। तो वो केमिस्ट्री जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को, स्पेशली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इट डील्स विद द हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स स्पेशली ऑब्टेनिंग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इज़ डेट क्लियर? तो उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सही जवाब होगा, इसको टिक कर लें, यह आपका सही आंसर है। और इम्तिहान में जब MCQs आती हैं तो आपको ऑप्शन दे के यहाँ बाकायदा लिखना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। ये दूसरी लिख लीजिए, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जिसको आप ग्राम्स में लेते हैं, एटॉमिक मास को ग्राम्स में ले लिया जाए तो उसको ग्राम मालिकुलर मास बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, ग्राम फार्मूला मास बोलते हैं, या मोल बोलते हैं। तो ज़ाहिर है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को आप ग्राम में ले रहे हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास होता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट में।
अगर हम 1 ग्राम ले लें, 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लें, तो इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। तो बी पार्ट आपका सही होगा। थर्ड जी देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने MCQs का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इनमें से किसको फिज़िकल मीन्स के ज़रिए तबई तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, मिक्सचर को, एलिमेंट को, कंपाउंड को या सब्सटेंस को। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट जो है ज़ाहिर है उसको आम तरीक़ों से तो आप सेपरेट कर ही नहीं सकते। एलिमेंट्स हो गए या कंपाउंड्स हो गए, इनको फ़िज़िकल तरीके से, ज़ाहरी तरीके से कभी भी अलग नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई कंपाउंड है H2O जिसके अंदर एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, तो आप छान के हाइड्रोजन को अलग कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें, इस तरह से इनको अलग थोड़ी कर सकते हैं। नहीं, इसके लिए चाहिए केमिकल मीन्स। इसी तरीके से सब्सटेंस है, सब्सटेंस की भी अगर हम बात करें तो जो सब्सटेंस होता है वो किसी भी शे की प्योर फॉर्म होती है, किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म होती है। इस तरह डायमंड हो गया, प्योर फॉर्म में पाया जाता है, इज डेट क्लियर। या साल्ट हो गया, प्योर फॉर्म में पाया जाता है तो उसको सब्सटेंस बोलेंगे। तो डायमंड हो गया, साल्ट हो गया, इस तरह कोई भी शे जो प्योर फॉर्म में हो तो उसको भी आप फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, याद रखिएगा। रह गया मसला इसका, तो ये भी फिज़िकल मेथड से अलग नहीं हो सकते, ये भी नहीं, ये भी। तो एक ही बचा है, डेट इज़ मिक्सचर। यस, मिक्सचर को आप फिज़िकल तरीके से अलग कर सकते हैं। तो मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस या मैटर। 2 या 2 से ज़्यादा मैटर्स का क्या होता है? ये मिक्सचर होता है, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर नमक और पानी की मिसाल ले लें, वाटर और साल्ट को मिलाते हैं तो एक मिक्सचर बन जाता है। और याद रखिएगा कि जो मिक्सचर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनका एक तरह की वो कॉम्बिनेशन होता है, मिलावट होती है, जिनको मिला दिया जाता है। चीनी और पानी को भी मिलाकर आप मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से रेत और वाटर को मिला के भी मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनमें मिक्सचर बनाया जा सकता है। रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें, उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर बना हुआ होता है। इस डेट क्लियर। तो मिक्सचर जो है उसको फिज़िकल तरीके से आप अलग कर सकते हैं। मिसाल पर रेत में पानी मिली हुई है, आप छान लीजिए, पानी अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगी। या नमक में पानी मिला हुआ है तो उसको आप हीटअप करें, गर्म करें, तो एवापोरेशन का एक प्रोसेस होता है जिससे पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट अलग हो जाएगा। इस डेट क्लियर। तो याद रखिएगा कि मिक्सचर को जो है आप अलग कर सकते हैं फ़िज़िकल तरीके से, और उसके बहुत सारे मेथड हैं। कोई भी फिज़िकल मेथड अप्लाई करके मिक्सचर में मौजूद चीज़ों को जुदा कर दीजिए, क्योंकि मिक्सचर में जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं या जो सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं वो फिक्स रेशो के साथ नहीं होते, याद रखिएगा, ये पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मिक्सचर फिर 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर और एक कहलाता है रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बहरहाल हम उस तरफ तो नहीं जा रहे। तो मिक्सचर जो है ये आपका सही जवाब होगा कि इसको जो आप फिज़िकल तरीके से अलग कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगली क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं द मोलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, उसका कंपाउंड दिया हुआ है। इसका मोलर मास क्या है? 98 AMU है, या इसका मोलर मास 9.8 ग्राम है, या 98 ग्राम है, या 9.8 AMU। अब जाहिर सी बात है, मोलर मास की डेफिनेशन ये होती है किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के मास को अगर हम ग्राम्स में ले लें, किस में ले लें? ग्राम्स में, तो वो उसका मोलर मास कहलाता है। तो देखें ये यहाँ पर एक कंपाउंड या एक मॉलिक्यूल H2SO4 का अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, क्या निकालें? मॉलिक्यूलर मास। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा H2SO4 का कैसे निकालेंगे? तवज्जो रहे, H2SO4 हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, सल्फ़र का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम। इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU, सल्फ़र का होता है 32 AMU, और ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। क्या हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2 प्लस 32 1 ज़ा 32 प्लस 16 4 ज़ा 64। इन सब को अगर प्लस कर लें तो 98 आएगा। क्या आएगा? 98। ये होगा AMU में। ये मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन उन्होंने पूछा है द मोलर मास ऑफ H2SO4। तो बस इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ये ग्राम्स में ले लें, यानी 98 ग्राम्स आप H2SO4 ले लें, तो दिस इज़ कॉल्ड मोलर मास। फिर इसको क्या बोलेंगे?
दिस इज़ कॉल्ड मोलर मास। तो जो मोलर मास ऑफ H2SO4 होगा वो होगा 98 ग्राम। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इज डेट क्लियर? तो ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5, द मॉलिक्यूल, उतार लें इससे समझ भी लें। द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हो, उसे क्या बोलते हैं? मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हो। मिसाल के तौर पर जो नोबल गैसेस हैं, हेलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाती हैं। यानी ये अकेला रहना पसंद करती हैं क्योंकि ये इनका अट्ठा कंप्लीट होता है और ये स्टेबल एलिमेंट्स कहलाते हैं, लिहाजा इनको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हालांकि मॉलिक्यूल के लिए 2 एटम्स होने चाहिए, लेकिन ये एक सिंगल एटम पर मुश्तमिल इनका मॉलिक्यूल है। अच्छा, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है? जिसमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएँ, 3 से ज़्यादा एटम्स हों। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स की तादाद 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोर देन 3 एटम्स, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम से ज़ायद एटम पर मबनी हो, उसे क्या बोला जाएगा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाएगा। तो इसकी तो बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल पर CH4, इसमें देख लीजिए कि कितने एटम्स हैं, एक कार्बन का 4, हाइड्रोजन के 5 हो गए। इससे और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। 3 से ज़्यादा एटम्स होने चाहिए। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल उसे कहते हैं कि जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम इन्वॉल्व हो, उसको हेट्रोएटॉमिक कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर H और Cl, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, डिफरेंट टाइप के एटम्स इन्वॉल्व हैं, तो इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे? ये वो मॉलिक्यूल होगा कि जो 2 एटम्स पर मबनी होगा, इसके अंदर 2 एटम्स होंगे, तो उसको डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2, इस तरह की बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जो 2 एटम्स पर मुश्तमिल हों, तो उनको डायटॉमिक कहते हैं। तो द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, जो 2 एटम पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहा जाता है? डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये आपका सही जवाब होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, नंबर 6 क्वेश्चन, अ फार्मूला डेट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। किसी मॉलिक्यूल के अंदर ऐसा फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स और टाइप ऑफ एटम दोनों को जाहिर करे, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान बात है, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? मॉलिक्यूलर फार्मूला। मिसाल के तौर पर वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? H2O। तो इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम है। ना सिर्फ इसमें एटम्स पता चल रहे हैं कौन कौन किस किस टाइप के हैं, और साथ में उनकी असल तादाद भी पता चल रही है। क्या वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे और 1 ऑक्सीजन का होगा। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, टाइप ऑफ एटम को भी शो करता है और एक्चुअल नंबर उनके क्या हैं एटम्स के, उनको भी शो करता है। बेंजीन की मिसाल ले लें। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन 2 टाइप के एटम इस्तेमाल होते हैं। कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के भी 6 एटम्स होते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला है वो ये है C2H5OH। ये जो कंपाउंड है इथाइल अल्कोहल, ये कंपाउंड किसने प्रिपेयर किया था? इब्न सीना ने, अल राज़ी ने, अल बैरूनी ने, या जाबिर बिन हय्यान ने? तो याद रखिएगा, जाबिर बिन हय्यान फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री किन्हें कहा जाता है? जाबिर बिन हय्यान को कहा जाता है। लेकिन इथाइल अल्कोहल का फार्मूला जो है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो अल राज़ी का नाम आता है तारीख़ में, कि अल राज़ी ने इथाइल अल्कोहल का जो है वो उसको प्रिपेयर किया था। इथाइल अल्कोहल को लैब में जो प्रिपेयर किया था, इस कंपाउंड को C2H5OH को। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि जाबिर बिन हय्यान जो है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये भी MCQ बाद औक़ात पूछी जा सकती है। तो इस MCQ से भी कई MCQ बन सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये देखें, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मुतनाज़ा क्वेश्चन है, डिस्प्यूट MCQ कह सकते हैं आप इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमो एटॉमिक मालिक्यूल। इनमें से कौन सा होमो एटॉमिक मालिक्यूल नहीं है? तो होमो एटॉमिक मालिक्यूल उसे कहते हैं ऐसा मालिक्यूल जिसमें सेम टाइप के एटम शामिल हों। मिसाल के ऊपर हाइड्रोजन मालिक्यूल H2, ऑक्सीजन मालिक्यूल
O2, SO4 सल्फ़र मालिक्यूल, जिसमें एक ही टाइप के एटम इस्तेमाल हो, उसको होमो एटॉमिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो एक ही टाइप, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 मालिक्यूल, अगर ये होमो मालिक्यूल है, ये कौन सा मालिक्यूल है, पहले इसको समझ लें, बाद में MCQ की तरफ जाएंगे। वो क्या है कि इसके अंदर मुतनादा चीज़ क्या है, ये होमो एटॉमिक है, क्योंकि H2 के अंदर हाइड्रोजन, सेम टाइप हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। ये होमो नहीं है, ये हेट्रो मालिक्यूल है। क्या कहलाएगा ये हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल कहलाएगा। हेट्रो एटॉमिक किसे कहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम मालिक्यूल में आ जाएं, यानी नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। H2O ये भी हेट्रो एटॉमिक है, ये भी क्या है, हेट्रो एटॉमिक है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ गया। CO2 ये भी हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डिफरेंट टाइप के आ गए एटम्स। तो इसका मतलब है कि H2 जो है वो होमो एटॉमिक है, बाकी ये भी हेट्रो है, ये भी हेट्रो है और ये भी हेट्रो। आप पढ़ लें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ होमो एटॉमिक, इनमें से कौन सा होमो एटॉमिक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, होमो एटॉमिक तो सिर्फ कौन सा नहीं है, होमो एटॉमिक एक ही है, और बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों होमो एटॉमिक नहीं है, बल्कि तीनों के तीनों क्या हैं, हेट्रो एटॉमिक हैं। ये भी हेट्रो है और ये भी हेट्रो है। अगर आप इस MCQ पे गौर करें थोड़ा सा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके क्या 3 जवाब होंगे, BCD, क्योंकि ना तो ये होमो एटॉमिक है, ना ये होमो एटॉमिक है, ना ये होमो एटॉमिक है। तो ये तो गलत हो गई ना बात, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनमें 4 में से कोई एक सही जवाब होता है, किसी एक को टिक करना होगा इम्तिहान में, A को, B को, C को या D को। तो यहाँ पे हो सकता है कि नोट नहीं लिखा हो, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, यहाँ पर नोट नहीं होगा, बल्कि अगर इस नोट को हटा दें तो अब MCQ यूँ बनेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ होमो एटॉमिक, कि इन चारों में बताएं होमो एटॉमिक कौन सा है। तो फिर अब बन जाएगा कि इन चारों के अंदर ये 3 तो हेट्रो हो गए, तो फिर होमो एटॉमिक कौन सा होगा, हाइड्रोजन होगा, H2। मेरा ख्याल है आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो इसका मतलब यहाँ नोट नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ नोट है तो फिर 3 जवाब बनेंगे, और अगर नोट नहीं है फिर एक जवाब बनेगा जो रूल के मुताबिक है। नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। ये सेकंड लास्ट MCQ देख लीजिए, सेकंड लास्ट, और ये लाइट जला दी है सामने की, इसलिए रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी फॉर डेट यहाँ से आपको, लेकिन आप यहाँ से देख लें। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला इन चारों में से कौन सा होगा, H2O2, HOOH या O2H2। तो इसमें जो है एम्पेरिकल फार्मूला कौन सा होगा। तो देखें, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसका मालिकुलर फार्मूला क्या होता है, पहले तो ये बताएं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का मालिकुलर फार्मूला ये होता है H2O2। दिस इज़ द मालिकुलर फार्मूला, और इसके अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शामिल होते हैं मालिकुलर फार्मूले में, 2 और 2 के रेशो के साथ। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है। ये मालिकुलर फार्मूला है। पूछा क्या उन्होंने, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले के लिए क्या करते हैं, इसको जो है डिवाइड कीजिए 2 को, इन दोनों को बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करें इनके LCM से, तो क्या आएगा, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 1 2। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, तो ये बन जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूले में क्या होता है कि रिलेटिव मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स शामिल किए जाते हैं, और मालिकुलर फार्मूले में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ये फ़र्क है। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स वाला मालिकुलर फार्मूला है, जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। लेकिन इसके अंदर रिलेटिव मिनिमम नंबर अगर आप निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो 2 के टेबल से डिवाइड कर दें 1 1, तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो दिस इज़ कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसका मतलब ये हुआ था एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड कौन सा है, फिर HO, हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो ये आपका सही जवाब होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और आखिरी MCQ की तरफ, लास्ट 10th, द पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, मादे का वो टुकड़ा जो कि प्योर फॉर्म में, अपनी असली हालत में हो, उसे इस टर्म डेस क्या, उसको रेडिकल बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, कंपाउंड कहा जाता है, या सब्सटेंस। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स, इस पर तो खैर अभी हम गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। उसको सब्सटेंस बोलते हैं। अभी हमने क्लास के आगाज़ में एक MCQ आई थी, तो आपको डिस्कस कर दिया था, क्या बोला जाता है उसको, सब्सटेंस, जो प्योर फॉर्म में, मिसाल के ऊपर गोल्ड हो गया, सोना प्योर फॉर्म में मौजूद है, साल्ट नमक हो गया प्योर फॉर्म में मौजूद है, या डायमंड प्योर फॉर्म में मौजूद है। तो जो चीज़ प्योर फॉर्म में होती है उसको क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। अच्छा, ये जिस हम ज़मीन से सोना निकालते हैं खुदाई करके, आपको पता है ना, जो गोल्ड हासिल होता है, सोने के पहाड़ भी हैं,
ज़मीन के अंदर से भी मेटल निकाले जाते हैं। तो जब गोल्ड को या एलुमिनियम को या किसी भी कीमती मेटल को अब निकाला जाता है तो क्या वो प्योर फॉर्म में होता है? तो जवाब है नहीं। वो जो गोल्ड है, एलुमिनियम है या सिल्वर है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होते। उनको निकाल के मट्टी वट्टी लगी होती है तो पहले मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल मेथड के ज़रिए फ़िल्टर किया जाता है ताकि मट्टी वट्टी जो चीज़ें हैं आम तरीक़ों से, फ़िज़िकल तरीक़ों से हट सकती हैं तो हट जाएँ। तो उस गोल्ड से फिर इस टाइप की चीज़ें फ़िज़िकल मेथड से हटा दी जाती हैं। लेकिन अभी वो प्योर फॉर्म में नहीं होता क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के कंपाउंड, हाइड्रोजन के कंपाउंड या डिफरेंट कंपाउंड्स उसके साथ मिलकर जो है वो एक नई शे बना लेते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं। इनको इम्प्योरिटीज़ कहा जाता है, मिलावट कहा जाता है। तो अब क्या करते हैं, अब केमिकल इंडस्ट्री लेके जाते हैं, केमिकल प्रोसेस के तहत उनको गुजारा जाता है। मुख्तलिफ़ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व किए जाते हैं और उनके ज़रिए फिर वो जो मेटल के साथ इम्प्योरिटीज़ ऐड हो चुकी हैं उनको फिर जुदा किया जाता है केमिकल प्रोसेस के तहत। इस अमल को कहते हैं मेटलर्जी। क्या कहा जाता है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें मेटल के साथ जुड़ी तमाम जो एलिमेंट्स हैं गैर ज़रूरी, उनको अलग किया जाता है जो हमारे काम के नहीं। ओके जब वो अलग हो जाते हैं तो फिर आखिर में बच जाता है गोल्ड या आखिर में बच जाता है असली हालत में वो मेटल। तो फिर उसे कहते हैं सब्सटेंस। अब वो ज़रूरी नहीं कि मेटल हो, हमने तो मिसाल ली आपको मेटल की, इस तरह नॉन मेटल्स की भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। इज़ डेट क्लियर? तो ये तो हमें एक मिसाल लेकर चल रहे हैं ना। तो एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो है मेटल के साथ जुड़ी रकमों को कह रहा हूँ, जुड़ी चीज़ों को जुदा किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्योरिटीज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, फ़िज़िकल मेथड से, केमिकल मेथड से आखिर में बन जाता है सब्सटेंस। तो द पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्स एज सब्सटेंस। तो ये आपका जवाब होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज न्यू बुक केमिस्ट्री की, उस और बहुत नायाब बुक हो गई है ये, मार्केट में बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए चाहा कि इस किताब की एक्सरसाइज के काम को जो आपके साथ शेयर किया जाए। थोड़ा सा अच्छा लगा तो बताइएगा, कैसा लगा कभी है तो वो भी बताइएगा ताकि उसको दूर करने की कोशिश करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।